Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you all daily current affairs covering 9th March 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ रिलेटेड टू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. नाउ जो ईस्टर्न यूरोप में ऑनगोइंग वॉर जो चल रहा है, रशिया इज़ इन्वेडिंग यूक्रेन, अगर हम इसके टॉप रीजंस देखें तो उनमें से सबसे बड़ा रीज़न था द डिज़ायर ऑफ यूक्रेन टू बिकम पार्ट ऑफ नेटो. नेटो जो कि एक वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है, इट इज़ लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स. यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहता था. एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम रशिया के पर्सपेक्टिव से देखें, यूक्रेन का नेटो का मेंबर बन जाना रशिया के लिए एक बहुत बड़ा एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के जैसे उन्होंने इस चीज़ को देखा. ये उनके लिए इतना सीरियस था दैट रशियाज प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इवन स्टार्टेड अ वॉर ऑफ सच अ स्केल जो कि यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद से अब तक नहीं हुआ था. तो ये सारे बड़ा रीज़न यहाँ पे इस पूरी एग्रेशन के अंदर यूक्रेन का डिज़ायर था जहाँ पे वो नेटो का मेंबर बनना चाहते थे. एंड इसी को लेकर आज एक न्यू अपडेट आया है. यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये स्टेट किया है दैट दे नो लॉन्गर वांट टू बिकम मेंबर ऑफ नेटो. एंड इसके साथ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये भी कहा दैट नेटो इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट यूक्रेन and NATO is afraid of such alliance which comes with controversial things and confrontation with Russia. तो जो सबसे बड़ा रीज़न था जिसे लेकर रशिया ने अपनी इन्वेजन शुरू की यूक्रेन की कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन ने क्लियर कर दिया है दैट नाउ दे आर नो लॉन्गर प्रेसिंग फॉर नेटोज मेंबरशिप. सो नेटो विच इज़ बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह का कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है. इसे 1949 में सेटअप किया गया था मेनली बाय यूएस, कनाडा और कुछ और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर इसे एज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी के तौर पे, एक कलेक्टिव डिफेंस के तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया था. एंड दैट टू कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन. सो एट प्रेजेंट देर आर 30 कंट्रीज़ विच आर मेंबर ऑफ नेटो. याद रखिएगा 30 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि नेटो के मेंबर हैं एट प्रेजेंट. एंड नेटो का जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन ब्रसल्स, बेल्जियम. याद रखिएगा यूएस में नहीं है. द हेड क्वार्टर ऑफ नेटो इज़ इन ब्रसल्स, बेल्जियम. एंड सिमिलरली इसमें जो हेड क्वार्टर ऑफ एलाइड कमांड ऑपरेशंस भी जो है दैट इज़ ऑल्सो इन मॉन्स, बेल्जियम. तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि एक कलेक्टिव डिफेंस का मतलब क्या है. जो भी नेटो के मेंबर्स हैं दे आर कमिटेड फॉर म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एनी अटैक बाय एनी एक्सटर्नल पार्टी. तो इसके अंदर अगर किसी एक कंट्री के ऊपर भी कोई और एक्सटर्नल फोर्स अटैक करती है तो नेटो के सभी मेंबर समझते हैं कि ये अटैक उन पर हुआ है और वो कलेक्टिवली इसको लड़ने के लिए सामने आते हैं. एंड अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने क्लियर कर दिया है दैट नाउ दे आर नो लॉन्गर प्रेसिंग टू जॉइन नेटो. इसके अलावा ईस्टर्न यूक्रेन में जो 2 ब्रेकअवे रीजन्स थे इन द एरिया ऑफ डोनबास, जहाँ पे दोहेंस्क एंड लुहांस्क एरिया है विच इज़ मेनली प्रो रशियन टेरिटरीज. एंड इस इन्वेजन की शुरुआत में फरवरी 24 को रशियन डूमा ने इन दोनों रीजन्स को रिकग्नाइज किया था. दे रिकग्नाइज्ड देम एज इंडिपेंडेंट. तो इसे लेकर भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट आई है दैट दे आर ओपन टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्टेटस ऑफ दीज 2 ब्रेकअवे टेरिटरीज. लेकिन इसी के साथ साथ द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन हैज़ मेड इट क्लियर दैट दे विल फाइट टिल द एंड एंड यूक्रेन विल नॉट गिव अप. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल कृष्णा गोदावरी बेसिन से रिलेटेड है. वेल, कृष्णा गोदावरी बेसिन इज़ अ रिसोर्स रिच एरिया. ये जो रीजन है यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस प्रेजेंट है. एंड इसकी एक्सप्लोरेशन के लिए ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसे मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 10 इंडिजिनियस रिग्स दिए हैं बेसिकली टू स्केल अप द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन. कृष्णा गोदावरी बेसिन को KG बेसिन भी कहा जाता है. We will understand the KG basin and we will see कि कौन कौन से resources वहाँ पे present हैं and the importance of Krishna Godavari basin
to India. Well, ये जो टॉपिक है ये बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. प्रीलिम्स लेवल पे आपको पता होना चाहिए द डिटेल्स ऑफ केजी बेसिन, एंड मेंस लेवल पे भी यहाँ पे जो ऑयल और गैस रिजर्व्स मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच ऑयल एंड गैस सेक्टर इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर योर जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू. वहाँ पे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट्स, रेलवे, बेसिकली एनर्जी का ये हिस्सा बनता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ केजी बेसिन की अगर हम बात करें तो इसे इवन पेट्रोलिफेरस बेसिन भी कहा जाता है. केजी, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, ये दोनों रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करती हैं. एंड जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, दीज रिवर्स ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल. ये ईस्टर्न कोस्ट में आकर बे ऑफ बंगाल में मीट करती हैं. एंड देयरफॉर जो केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. एंड ये जो हमारी बिल्कुल इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, वहाँ पे ये केजी बेसिन सिचुएटेड है. नाउ जो केजी बेसिन है, इसके दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऑन लैंड एंड ऑफ शोर. ऑन लैंड ये जो बेसिन है, इट कवर्स द एरिया ऑफ अराउंड 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, वेराज अगर हम ऑफ शोर एरिया देखें तो कुछ ये तकरीबन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच जाता है. नाउ यहाँ पे जब हम केजी बेसिन की बात करते हैं, सो हेयर वी हैव गैस रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स, तो इसके लिए हमें वहाँ पे सेडिमेंट्स का होना ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ ऑल अ सेडिमेंट्री प्रोसेस अल्टीमेटली. तो ये जो बेसिन है, यहाँ पे तकरीबन 5 किलोमीटर थिक सेडिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एंड वहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स के अंदर डिपोजिशंस हुई हैं. एंड ये लेट कार्बोनिफेरस एज से लेकर प्लिस्टोसीन तक इस एरिया के अंदर सेडिमेंटेशंस होती जा रही हैं, डिपोजिशंस हुई हैं, जिसकी वजह से ये एक प्रूवन पेट्रोफेरस बेसिन इंडिया के लिए है. एंड यहाँ पे जो मेजर जियोमॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपलैंड्स आ जाते हैं, जो आपके थोड़ा सा ईस्ट कोस्ट के थोड़ा सा अगर आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे, कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं. एंड देन वी हैव द फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स एज वेल, बिकॉज एंडिंग पे जाकर इतने सेडिमेंट्स आ जाते हैं दैट ये जो रिवर्स हैं ये फ्रीक्वेंटली फ्लड ऑफ करती हैं एंड दे फॉर्म द फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स. तो ये इस एरिया की जोग्राफी है. केजी बेसिन के अंदर अगर हम मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टस है फॉर टाइट ऑयल एंड टाइट गैस रिजर्व. एंड देखिए, जब भी हम टाइट गैस या टाइट ऑयल की बात करते हैं, इट इज़ बेसिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिजर्वायर रॉक्स. ओके, ऐसी रॉक्स जिनकी जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, वहाँ से जब इन गैसेस को या फिर ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज टाइट गैस एंड टाइट ऑयल. एंड यहाँ पे इन गैसेस को या फिर ऑयल को हार्वेस्ट करने के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करनी पड़ती है. हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करके एक वेल बनाना पड़ता है, जिसके थ्रू इस गैस को और ऑयल को बाहर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो याद रखिएगा, ऐसे रिजर्वायर रॉक्स जिनकी बहुत ही लो परमेबिलिटी है, वहाँ से जब गैस और ऑयल प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज टाइट गैस एंड टाइट ऑयल. और इसके लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की जो टेक्निक है, जिसके थ्रू एक वेल प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ यूज्ड. इस बेसिन में गैस प्रेजेंट है, ये पहली बार डिस्कवर हुआ था इन 1983. एंड तब से यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेनली जो कन्वेंशनल वेल्स हैं उनको ड्रिल किया जाता था. एंड ये जो वेल्स थे ये बहुत ही कम लाइफ स्पैन के लिए ऑपरेट होते थे, एंड बहुत ही इरेटिक प्रोडक्शन मिलती थी, मेनली बिकॉज ये जो कन्वेंशनल वेल्स हैं, जब इनको आप टाइट ऑयल और टाइट गैस फील्ड्स के अंदर ड्रिल करके बनाते हैं without any horizontal drilling in the shale rock formation and any hydraulic fracturing, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्शन होगी वो एफिशिएंट नहीं होगी, बिकॉज फॉर एक्सट्रैक्टिंग टाइट ऑयल एंड टाइट गैस वी नीड हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग. एंड केजी बेसिन में इवन KG-D6 इम्पॉर्टेंट हो जाता है. KG-D6 इज कृष्णा गोदावरी धीरूबाई 6. ये बेसिकली रिलायंस का फर्स्ट ऑफशोर गैस फील्ड डेवलपमेंट था, एंड इट वाज बेसिकली द फर्स्ट अंडर वाटर डिस्कवरी एज वेल. एंड इन 2002 इसने डिस्कवर किया दैट इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ नेचुरल गैस देखा गया इन दी KG-D6 एरिया, एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट सच डिस्कवरी इन द वर्ल्ड इन 2006. एंड इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो केजी बेसिन के नाम से डिराइव होता है. एंड ये जो एरिया है KG-D6 वाला जो एरिया है, इट कवर्स अराउंड 19,000 स्क्वायर माइल्स इन आंध्र प्रदेश. एंड जो प्रोडक्शन ब्लॉक है दैट इज़ D6 इन द बे ऑफ बंगाल. तो KG ऑन द लैंड एंड D6 इन बे ऑफ बंगाल.
तो ये रिलायंस ने इसको डिस्कवर किया था, याद रखेंगे KG-D6. So KG basin is very important. It is expected to produce around 30 million standard cubic meters per day of natural gas. काफ़ी important है. And around 15% of India's demand for natural gas by 2023 will be completed from the KG basin only. एंड इससे इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है. देर आर 3 प्रोजेक्ट्स विच बेसिकली प्लान कि इंडिया के लिए जो नेचुरल गैस है वो उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू हो सके, एंड ताकि जो नेचुरल गैस का जो शेयर है इंडिया की एनर्जी बास्केट में वो अभी 6.2% पे है, लेकिन बाय 2030 ये इंक्रीज़ होकर 15% पे पहुंच जाए. तो डेफिनेटली अगर इंडिया के अंदर जो नेचुरल गैस की अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है, इट विल रिड्यूस इंडियाज़ डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट एंड इट विल डेफिनेटली विल गोना गिव अ बूस्ट टू इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी. Moving ahead, our next news article is about the motor vehicles agreement between Bangladesh, Bhutan, India, Nepal. इन सब रीजनल कंट्रीज़ के बीच में एक मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट के बारे में ये आर्टिकल है. वेल, इन चारों कंट्रीज़ में से भूटान इज सिटिंग आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट. सो बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में एक मीटिंग हुई जिसके अंदर किस तरह इस एग्रीमेंट को ऑपरेशनलाइज किया जाए ताकि इन कंट्रीज़ के बीच में गुड्स और पीपल का जो फ्री फ्लो है वो शुरू हो सके, उसे लेकर डिस्कशन की गई. इसके अंदर कुछ 2 सेपरेट प्रोटोकॉल्स को फाइनलाइज किया गया ताकि किस तरह पैसेंजर्स और जो कार्गो मूवमेंट है वो इनेबल हो सके. एंड इस दौरान ये जो BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाएगा बाय इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल. दीज विल बी द 3 कंट्रीज़ जो कि इसे साइन करेंगे. एंड इसके अंदर जो भूटान की रैटिफिकेशन है वो पेंडिंग रहेगी एंड दिस वाज फाइनलाइज्ड इन दिस मीटिंग. तो अगर इन कंट्रीज़ के बीच में जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है इसके ऑपरेशनलाइज होते ही पैसेंजर और जो कार्गो जो प्रोटोकॉल है इसको फाइनलाइज करते ही जो फुल पोटेंशियल है जिसके थ्रू इन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी. एंड अल्टीमेटली इससे जो ये सब रीजन है इसके अंदर जो कोऑपरेशन है दैट विल इंक्रीज़. वेल, ओरिजिनली जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था इसे चारों कंट्रीज़ ने साइन किया था इन जून 2015. बट आफ्टर देयर वर सम ऑब्जेक्शंस इन भूटान ओवर द सस्टेनेबिलिटी एंड द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, एंड जिसके बाद भूटानीज पार्लियामेंट ने डिसाइड किया दैट दे विल नॉट एंडोर्स द प्लान. एंड देन द गवर्नमेंट एग्रीड कि जो बाकी 3 कंट्रीज़ हैं दे शुड गो अहेड विद द प्रोजेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, एंड इसे बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल का मोटर व्हीकल एग्रीमेंट बनाया जाए इन 2017. हाउएवर इस मीटिंग में भूटान ने अपनी ऑब्जर्वर टीम ज़रूर भेजी थी एंड भूटान इस मोटर व्हीकल पैक्ट को एग्रीमेंट को ज्वाइन नहीं कर रहा. इसको लेकर जो बड़ा रीज़न है दैट इज़ भूटान्स करंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड भूटान की जो टॉप प्रायोरिटी है दैट इज़ टू रिमेन अ कार्बन नेगेटिव कंट्री, एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर भूटान टू कंसिडर ज्वाइनिंग सच अ मोटर व्हीकल एग्रीमेंट. लेकिन इसे लेकर इंडिया इज़ होपफुल दैट मे बी भूटान कुड चेंज इट्स position on the project and it has decided that they will go ahead for now, लेकिन भूटान की जो रेटिफिकेशन है उसे पेंडिंग रखा जाएगा. सो इट्स बेसिकली अ 7-year-old प्रोजेक्ट, एंड अगर हम इसकी प्रोग्रेस देखें तो कुछ ट्रायल रन्स हुए हैं बिटवीन बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल. इसे लेकर रोड रूट्स बने हैं फॉर पैसेंजर बसेज एंड कार्गो ट्रक्स, एंड देयर आर स्टिल सम एग्रीमेंट्स जो कि अभी तक फाइनल प्रोटोकॉल जिसको लेकर डिसाइड नहीं हुए हैं. सो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस एग्रीमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कौन कौन से कंट्रीज़ हैं ये आपको पता होना चाहिए. एंड इस पूरे एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू प्रोवाइड अ सीमलेस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एंड ताकि इन कंट्रीज़ के बीच में जो इकोनॉमिक इंट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो सके विद फैसिलिटेटिंग दिस क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल एज वेल एज गुड्स. नाउ अगर हम इसका सिग्निफिकेंस समझें तो सबसे पहले अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो वहाँ पे हम थोड़ा पीछे हैं. बांग्लादेश के टर्म्स में इंडिया इज़ अकाउंटिंग फॉर 10% और इंडिया के ट्रेड में बांग्लादेश इज़ फॉर 1%. तो
ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर हम ईस्ट एशियन कंट्रीज़ देखें या फिर सब सहारन अफ्रीकन इकोनॉमीज़ देखें, उनके बीच में जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है दैट इज़ कंपैरेटिवली वेरी हायर. ईस्ट एशियन में 50% है, सब सहारन अफ्रीकन इकोनॉमीज़ में 22% के आसपास है. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दैट इज़ द ट्रेड बैरियर्स, जैसे कि हाई टैरिफ, पैरा टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स एज वेल. तो यहाँ पे जब इस तरह का एग्रीमेंट होगा तो इन टैरिफ्स को थोड़ा रिड्यूस करने की बात होगी. एंड इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जो सिंपल एवरेज टैरिफ्स हैं दैट इज़ अराउंड ट्वाइस देन दैट ऑफ द वर्ल्ड्स एवरेज. तो देयरफॉर जो बायलेटरल ट्रेड है उसमें टैरिफ्स बहुत बड़ा बैरियर बन के आते हैं. Along with this, there is difficulty in crossing the border. There is a weak transportation integration between India and Bangladesh. And India और बांग्लादेश का जो border है उसे cross करना it takes several days. And in contrast to this, अगर हम बाकी countries को देखें, let's say Eastern Africa देखें, तो सिमिलर डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल करने के लिए टेक्स लेस देन 6 आवर्स, लेकिन यहाँ पे इट टेक्स सेवरल डेज. तो इस तरह का जो एग्रीमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, इट विल हेल्प टू क्रॉस द बॉर्डर्स एज वेल. सिमिलरली जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाता है. जब आप इंडिया का मैप देखते हैं, व्हेन यू सी द रीजन ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया बहुत ही नैरो डाउन हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज चिकन्स नेक, विच इज़ बेसिकली 27 किलोमीटर वाइड सिलीगुड़ी कॉरिडोर. वहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट है उससे हम कनेक्ट करते हैं. एंड जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो आइसोलेट हो जाता है. एंड दिस लीड्स टू वेरी लॉन्ग एंड कॉस्टली रूट्स एज वेल. नाउ क्योंकि कनेक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो इससे जो रियल इनकम है वो बढ़ेगी, चाहे बांग्लादेश हो चाहे इंडिया हो. इंडिया की भी जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ टच करती हैं, आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इन सबको फ़ायदा होगा. एंड सिमिलरली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जैसे यहाँ पे इनको फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं बिकॉज ऑफ सीमलेस कनेक्टिविटी. सिमिलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी आएंगे एंड सो इज़ फॉर बांग्लादेश. And similarly, it can increase the export of when it comes to Bangladesh as well. And strategically भी ये हमारे लिए बहुत important है because बांग्लादेश की जो location है, it is a gateway to India, Nepal, Bhutan and other East Asian countries. तो ये एक economic powerhouse बन सकता है in terms of regional trade, transit, logistic network. So strategically as well, this agreement is very important. So we need to strengthen this motor vehicles agreement ताकि किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस की अगर हम बात करें, वीज़ा रजीम्स की अगर हम बात करें, उसे हमको हार्मोनाइज करना होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्रीमेंट. वी नीड टू एस्टैब्लिश अ एफिशिएंट रीजनल ट्रांजिट रजीम. एंड जो डिजिटल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किसी तरह से डिजिटलाइज किया जाए, रैशनलाइज किया जाए विद रिगार्डिंग टू दिस मोटर व्हीकल एग्रीमेंट. एंड जो ट्रेड रूट्स हैं उनकी सिलेक्शन जब कर रहे हैं तो देन वी नीड टू लिबरलाइज इट एज वेल. एंड जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव करनी होगी ताकि जो कोर ट्रांसपोर्ट और जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम जोड़ सकें विद दीज रीजनल कॉरिडोर्स, ताकि जो इसकी इफ़ेक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ सके. एंड कंपटीशन जो ट्रांसपोर्ट सर्विस मार्केट में है उसे इंश्योर किया जाए. एंड एक तरह का मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना होगा एट लैंड, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स. And we need to develop a off-border custom clearance facilities as well, in Bangladesh and India. And सबसे important, इससे जो local communities हैं उनकी जो integration है वो improve होगी. It will connect local markets to these regional corridors. And जितने भी logistic bottlenecks आते हैं in terms of export-oriented value chains, वो यहाँ से remove होंगी. And we need to make sure कि इसमें जो women participation है in terms of agricultural value chains वो बढ़ें, मैक्रो, कम्युनिटी और हाउस होल्ड लेवल तक इसका जो बेनिफिट है वो पहुँचे. आगे बढ़ते हैं. सो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नाउ US हैज़ इम्पोज्ड अनदर सैंक्शन ऑन रशिया and US has banned the import of all Russian oil, gas and energy. बेसिकली जो रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है उसकी रिटेलिएशन में US ने ये सैंक्शन रशिया के ऊपर लगाया है. इसका मतलब US के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे रशियन ऑयल, गैस, एनर्जी किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होगी.
एंड ऑलरेडी यूएस में और वहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है, पेट्रोल प्राइसेस, गैस प्राइसेस दे आर हाई, एंड इस अनाउंसमेंट के बाद भी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। नाउ ये कहा जा रहा है कि यूएस ने रशिया की जो मेन आर्टरी है रशियन इकोनॉमी की उसको टारगेट किया है, बिकॉज रशिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल ग्लोबली। नियरली अराउंड 60% जो रशिया जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है इट गोज़ टू यूरोप, एंड सम स्मॉल पोर्शन गोज़ टू यूएस, जर्मनी, एंड काफ़ी हेवीली जो कंट्रीज़ हैं दे आर रिलायंट ऑन रशियन ऑयल एंड गैस। एंड अभी इससे पहले भी हमने देखा कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है उसे हॉल्ट कर दिया गया है, बेसिकली टू बैन द ऑयल एंड गैस इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यूरोप का 40% गैस जो है इट कम्स फ्रॉम रशिया। तो इस वॉर के चलते सैंक्शंस लग रही हैं एंड जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। एंड जैसे ही यूएस ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को बैन किया, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्ज हुए हैं, एंड इवन निकल के जो प्राइसेस हैं वो अभी तक रिकॉर्ड पीक पर पहुंच चुके हैं, बिकॉज इसका जो मेन सप्लायर है दैट इज़ रशिया। हमने हमारी कल की वीडियो में भी रशिया की बात की थी कि किस तरह निकल के भी जो प्राइसेस हैं वो शूट कर रहे हैं। एंड इसे लेकर इवन ओवरऑल वर्ल्ड जो क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन क्राइसिस, इसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। इसे लेकर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस जो क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो रहे हैं, दिस इज़ इंडिकेटिंग दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू टैप सम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज एज वेल। इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट इंडियाज़ इकोनॉमी। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें, अराउंड मोर देन 85% हमारा जो क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है वो हम इम्पोर्ट करते हैं। तो जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, सो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। एंड यहाँ पे जो प्राइस जो तय किए जाते हैं दैट आर डन बाय द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, हर 15 डेज़ पे ऑन एन एवरेज जो पंप प्राइसेस हैं कंपनीज उनको फिक्स करती हैं। एंड बिकॉज ग्लोबली अब ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी इंश्योर किया दैट गवर्नमेंट इज़ लुकिंग कि हमें कुछ और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज मिल सकें ऑयल के। सो ग्लोबली ट्यूसडे को दी ब्रेंट इट वाज ट्रेडिंग एट $127 पर बैरल। तो ग्लोबली जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के दे आर बॉइलिंग लाइक एनीथिंग। नाउ जो यूएस और यूरोप ने रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं बिकॉज ऑफ इट्स एग्रेशन ऑन यूक्रेन, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अब इंडियन डायमंड इंडस्ट्री पे भी होना शुरू हो चुका है। After pandemic, Indian diamond industry was somewhat recovering. It was aiming that by the end of financial year 2022, it will generate the revenue of $24 billion. And यहाँ पे जो effect है that comes from Alrosa supplies. Now, Russia is the biggest diamond Alrosa supply. ये 30% Alrosa की supply करता है all over the world, and it is very critical source for India. इंडिया जो इम्पोर्ट करता है कट एंड पॉलिश्ड इसके अंदर वर्ल्ड के जो रफ़ डायमंड्स हैं उसका 80 to 90% इंडिया इम्पोर्ट करता है। नाउ बिकॉज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए हैं, सो ज़्यादातर जो बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ फंड ट्रांसफ़र। एंड जो डायमंड के जो ट्रेडर्स हैं दे आर लुकिंग फॉर सम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जिसके थ्रू वो फंड ट्रांसफ़र कर सकें, एंड दे नीड एलरोसा। एंड एलरोसा की जो सिचुएशन है उसे यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। ना इससे पहले हमने जब पढ़ा था दैट जो सैंक्शंस लगाई गई थी तो रशिया को जो स्विफ्ट है वहाँ से इसको बाहर निकाल दिया गया था, एंड जिसकी वजह से जो पेमेंट्स हैं उसके अंदर डिफ़िकल्टी आती है। इंडिया का जो डायमंड इंडस्ट्री है ये ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एंड इसके ऊपर इसका डायरेक्ट असर अब देखने के लिए मिल रहा है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में आज के पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें हमारी प्रिपरेशन के साथ लिंक करते हुए डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।